नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के द्वारा कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसका विषय था विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा पेंशन के संदर्भ में की गई शिकायतें। क्योंकि वहां पर एक पत्र जारी किया गया है, तो यहाँ पर उस पत्र में तुलना की गई है कि समूह ग और कोई घ का कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसे ओपीएस में कितनी पेंशन मिलती है और एनपीएस में कितनी पेंशन मिलती है। तो चलिए हम अपने स्तर से इस कैलकुलेशन को देखते हैं, कहाँ तक यह कैलकुलेशन प्रासंगिक है। क्या कर्मचारी को खुश होना चाहिए कि एनपीएस में ओपीएस से ज़्यादा पेंशन मिल रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पत्र स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस एवं पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की तुलना में प्राप्त हो रहे लाभों की तुलनात्मक रूप से गहन समीक्षा की। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर एनपीएस के अंतर्गत ग्रेजुटी, अवकाश नकदीकरण और सामूहिक बीमा पहले से दी जा रही है। यहाँ पर मृतक आश्रित को पुरानी पेंशन अथवा एनपीएस दोनों में पारिवारिक पेंशन का विकल्प मौजूद है। इसे दोस्तों हमने अपने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे फैमिली पेंशन मिलती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे हम बात की गई है कि यहाँ पर एनपीएस में 9.5% की दर से वृद्धि हो रही, जबकि जीपीएफ में 7.1% ही ब्याज दिया जा रहा है। और एनपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कैशलेस इलाज की सुविधा पूर्वक मिलती रहेगी। तो ये इनकी बातें हो गई। चूँकि यहाँ पर अध्यापक जो है राज्य कर्मचारी नहीं है, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कैशलेस इलाज की सुविधा उनके लिए नहीं है। जो इन्होंने तुलना की है, बैठक में समूह ग एवं समूह घ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर मिलने वाले लाभों का तुलनात्मक चार्ट वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस राज्य कर्मचारियों के हित में ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए हम लोग समूह ग की इनकी तुलना को देख लेते हैं। नियुक्ति की तिथि 1 जनवरी 2006, नियुक्ति के समय आयु 28 वर्ष, सेवानिवृत्त की तिथि 31 दिसंबर 2037, नियुक्ति के समय वेतनमान 5200, 20,000 और ग्रेड वेतन रुपये 2000। प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभ पुरानी पेंशन योजना में और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एनपीएस में। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट की दर किस तरह से चल रही है और यहाँ पर आपका महंगाई भत्ते को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है हर साल। तीसरी बात ये भी नहीं दिख रहा है इसमें कि कर्मचारी को चयन वेतनमान किस तरह से मिल रहा है, प्रमोशन लाभ किस तरह से मिल रहा है, तो उस समय वेतन कैसे हो रहा है, और गवर्नमेंट का जो अनुदान 14% हुआ है वह कब से हुआ है, उसका लाभ किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो ये चीज़ें भी नहीं पता चल रही हैं। फिलहाल फिर भी हम इनका जो कैलकुलेशन उसे देख लेते हैं। तो पुरानी पेंशन में कर्मचारी को 30,200 रुपये पेंशन मिलेगी अगर 2037 में कर्मचारी रिटायर होता है। तो इसका मतलब उस समय उसकी जो सैलरी होगी वो 60,400 रुपये होगी, क्योंकि पेंशन सैलरी की आधी होती है। यहाँ पर ग्रेजुटी 11,06,226, ये तो एनपीएस में भी सेम मिलेगी। और एनपीएस में उस समय पेंशन मिलेगी 20,430 रुपये। इसका मतलब 60% राशि कर्मचारी निकालेगा और 40% राशि पर पेंशन मिलने वाली है। और उस 40% में भी कौन से पेंशन प्लान की बात की गई ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ये राशिकृत मूल्य हो गया 11,87,802 रुपये, जो कर्मचारी को इकट्ठा मिल जाएंगे। अब राशिकरण के पश्चात कर्मचारी के 30,200 में से 12,080 रुपये घट जाएंगे। अब उसे 18,120 रुपये पेंशन मिलेगी। और राशिकरण के उपरांत ये पेंशन कर्मचारी की है, वहाँ एनपीएस में जो पेंशन है वो 20,430 रुपये रहेगी। तो और साथ में कर्मचारी को कुल मिला के ओपीएस में नकद भुगतान मिल रहा है 22,94,028 रुपये का। इसमें ग्रेजुटी और राशिकृत मूल्य दोनों हो। जबकि एनपीएस में नकद भुगतान है 72,41,160 रुपये। तो यहाँ पर कर्मचारी का अंशदान और एम्प्लॉयर जो नियोक्ता का अंशदान है और उस पर जो ग्रोथ है उसका 60% यहाँ पर निकाल लिया गया है। साथ में ग्रेजुटी भी ऐड की गई है। और यहाँ पर खास बात, जब ओपीएस में इसी चीज़ को तुलना की गई है तो यहाँ पर जीपीएफ के अमाउंट को नहीं लिखा गया है। तो शायद अगर यहाँ पे जीपीएफ के अमाउंट को लिखा जाता तो 22,94,000 के साथ वो अमाउंट ऐड होता तो कुछ बड़ी राशि दिखाई देती।
मासिक पेंशन यहाँ पे 18,120 रुपये दी जा रही है और एनपीएस में 20,450। तो सबसे बड़ी बात कि एनपीएस में आपके यहाँ पे डीए नहीं लगेगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और आपके ओपीएस में यहाँ 18,120 आज भले दिख रही है, लेकिन इस पेंशन में समय समय पर महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा, तो इस हिसाब से पेंशन राशि बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। और इसी तरह समूहगामी किया गया है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कैलकुलेशन का वही तरीका है। तो यहाँ पर अगर ये स्पष्ट होता कि किस आधार पे पूरी गणना की गई तो कर्मचारी भी आसानी से समझ सकते और अपनी गणना कर सकते हैं। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अगर मासिक पेंशन 18,120 मिल रही है और यहाँ वो एनपीएस में 20,450, तो इस हिसाब से तो जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो कर्मचारी को ओपीएस में ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अब मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि इस संदर्भ में स्पष्ट सूचना सभी कार्मिक संगठनों के अध्यक्ष को भेजा जाए, जिससे किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश न रहे। तो फिलहाल ये रहा वो पत्र और जिसका हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। पेंशन देना राज्य का नीतिगत विषय है। आप वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ओपीएस, एनपीएस, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में, तब तक के लिए नमस्कार।